हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है मेरे पास गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 61 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 27 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट का टॉपिक हमारे पास क्या है? आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं संख्या की एक परिचय। ठीक है, ये आपने पहले भी कर रखा है ना, 9th क्लास में भी आपने ये चैप्टर कर रखा है। ठीक है ना। होता क्या है, देखो, सांख्यिकी मतलब होता है आंकड़े। आंकड़े आप सब समझते हो। आंकड़े मतलब कोई भी एक ऐसी सूचना, ठीक है, एक ऐसी सार्थक सूचना जिसका आपने संग्रह किया हो, उसको बोलते हैं आंकड़े। ठीक है ना। तो बहुत सारी सूचनाएं ऐसी होती है जो इनका हम संग्रह करते हैं ना। आप कोई सी भी ले सकते हो, जैसे आपके स्कूल में अगर आपकी क्लास में कोई टेस्ट हो रहा है तो आप उसके नंबर, ठीक है, उनकी सूचना, वो तो वो आपके आंकड़े कहलाएंगे। ठीक है, या फिर जो आपकी टीचर रिकॉर्ड रखती है आपके, ठीक है ना, तो वो आपके आंकड़े कहलाएंगे। सार्थक सूचना है ना वो। ठीक है, अब आंकड़े भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? असमूहीकृत और समूहीकृत आंकड़े। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चंस आएंगे ना इससे रिलेटेड, तभी मैं आपको बताऊंगी कि ये दोनों आंकड़े हैं कौन से। ठीक है, उसके साथ आज की वर्कशीट में बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पर दे रखी है। देखो, जो ये आंकड़े हैं, अब ये हम ना यहाँ पर लिखा है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तीन तरीके से माप सकते हैं इन्हें, माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब ये तीनों है क्या? ठीक है, माध्य, माध्य मतलब किन्हीं भी आंकड़ों का औसत, अर्थात आंकड़ों का औसत। अब ये कैसे निकाल सकते हैं? औसत मतलब अगर मैं आपको इंग्लिश में बोलूं तो एवरेज निकालना। ठीक है ना। तो इसके कई सारे तरीके हैं इस माध्य को निकालने के, तो वो तरीके आपको यहाँ पर लिख के दे रखे हैं तीनों, और उनका सूत्र भी आपको दे रखा है। वैसे तो आपको ये सूत्र याद करना है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता भी होना चाहिए कि ये सूत्र आप जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैसे लगाओगे। तो जब वर्कशीट हमारे पास क्वेश्चंस वाली आएगी ना, तो तब हम ये सूत्र उसमें देखेंगे कि हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो ये माध्य के तीन तरीके हैं। ठीक है ना। प्रत्यक्ष विधि, इसका माध्य आप ऐसे निकालोगे, अगर आपको ये तरीका बोला गया तो उससे आप माध्य ऐसे निकालोगे। ठीक है। कल्पित माध्य विधि, उससे आप कैसे निकालोगे? ऐसे। संक्षिप्त विधि भी हम इसको बोलते हैं, ये इसी का ही दूसरा नाम है। ठीक है, और पद विचलन विधि, इसका सूत्र यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, ये शायद आपके टॉप सिलेबस में नहीं है, रिलेटेड सिलेबस में है शायद ये। बाकी अगर ये हुआ तो मैं आपको कंफर्म करके नेक्स्ट वर्कशीट में बता दूंगी। अगर इसका हुआ तो हम इसका सूत्र भी याद कर लेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है माध्यिका की। ये क्या होता है? ये होता है मध्य मान, किसी भी आंकड़े का बीच का मान। जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, यहाँ पर मेरे पास आंकड़े हैं कई सारे, कोई से भी ले सकते हो आप। यहाँ पर ये ले लिए मैंने। तो सबसे पहली बात तो आप इनको अरेंज करोगे, या तो छोटे से बड़े के क्रम में या फिर बड़े से छोटे के क्रम में। तो चलिए मैं लगा देती हूँ यहाँ छोटे से बड़े में। 3 दो बार है तो मैंने यहाँ 2 बार ही लिखा है। ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है इसके बीच की, तो अगर आप देखो तो इसके बीच में जो है मेरे पास, तो बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है। 4 और 5 दोनों बीच में, तो मध्य का कैसे निकलेंगी? तो जो ये आपके पास आंकड़े हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास सम आंकड़े हैं। ठीक है, तो इनके निकालने का भी एक सूत्र होता है। उसी तरीके से अगर हमारे पास विषम आंकड़े हो, जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर और जोड़ देती हूँ, इसको 7 कर देते हैं और इसको 9 कर देते हैं। अब आप बीच का बता सकते हो ना बीच का, तो अब कौन सा होगा? 5। तो इसका मतलब आपका माध्य का क्या आ गया? 5 आ गया। तो जब विषम आंकड़े हो तो आप ऐसे ही बता सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर सम आंकड़े हो, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब माध्य का निकालने का भी अपना एक सूत्र होता है। ठीक है, वो होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच, माध्य मान माध्य का। तो आप इस सूत्र से वो माध्य का निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये सूत्र कैसे लगेगा, वही जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे हम तब देखेंगे कि ये सूत्र हमारे पास कैसे लगेगा। ठीक है, अब बात आती है बहुलक की। ये क्या होता है? तो ये भी हमारा क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का ही एक तरीका है। ठीक है, अब ये होता क्या है? अर्थात सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण, जो सबसे ज्यादा बार आया। जैसे अगर मैं आपको इसी उदाहरण में बोलूं, तो इसमें देखो 3 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर बहुलक जो होगा वो क्या होगा? मेरा 3 होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर 5 5 लिख दूं, तो अब देखो 5 यहाँ पर 3 बार है, तो ये ज्यादा बार लिखा है ना, तो अब मेरा बहुलक क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जितने अधिक बार आएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक। इसको निकालने का भी एक सूत्र है हमारे पास, L प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन में 2 F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू में H।
तो ये सूत्र भी हम तभी लगाएंगे जब हमारे पास इसके प्रश्न आएंगे ना, तो तब देखेंगे कि ये वाला सूत्र कब लगता है। ये वाले जो मैंने आपको बताया उदाहरण, ये तो सीधे सीधे, अगर आपको बिल्कुल सिंपल सा एक आंकड़ा दे रखा है, ठीक है, और आपसे उसमें क्या पूछ रहा है, मध्य बताओ, माध्य का बताओ या बहुलक बताओ, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसे हमारे को इतने सिंपल से नहीं दे रखे होते हैं, ठीक है ना। अब हमारे को अंतराल में दे रखे होते हैं, मतलब ऐसे जैसे मैं आपको यहाँ लिख के दिखाती हूँ, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, किया है ना आपने ऐसे भी, तो ऐसे दे रखे होते हैं, तो उसमें हमको माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना होता है, तो उनके लिए ये सारे सूत्र है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर ग्राफीय, मतलब आप ग्राफ पे इनको बना सकते हो, तो माध्य का कोई ग्राफीय रूप नहीं है, इसका माध्यिका का है ग्राफीय रूप, है क्या है वो, तोरण, कम प्रकार वाले तोरण और अधिक प्रकार वाले तोरण, जिसको हम इंग्लिश में लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हम अपने क्वेश्चन के साथ करेंगे, ये हम कॉपी पे ही बनाते हैं, और उसमें हम लेस, ये कम प्रकार वाले तोरण और अधिक प्रकार वाले तोरण बनाते हैं, और उससे क्या निकाल सकते हैं, हम अपनी माध्यिका निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुलक के लिए भी है ग्राफीय रूप आयत चित्र, हिस्टोग्राम, बनाया कभी आपने हिस्टोग्राम ऐसे, जिसमें जो ये सारे आयत होते हैं एक के साथ एक मिलके बनते हैं, है ना, जबकि एक ऐसे वाला भी होता है, अलग अलग वाला, तो हम इसको बोलते हैं आयत चित्र, जो हमारे पास एक के साथ एक मिलके जो ये आयत बनते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि आंकड़े क्या चीज है, ठीक है ना, कितने प्रकार के होते हैं वो भी पता चल गया, क्या कैसे निकलता है ये माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये भी पता चल गया। अब इन तीनों के बीच में ना एक संबंध होता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंट लिख के यहाँ स्टार भी बना रही हूँ, कि बहुलक जो होता है वो 3 माध्य का -2 माध्य होता है, तो ये आपको अच्छे से याद करना है, ये वाला सूत्र। कई बार ऐसे पता है बोर्ड के एग्जाम में होता है कि 1 मार्क क्वेश्चन दे देते हैं, आपको बहुलक दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और माध्य का दे देते हैं और कहते हैं माध्य निकालो, तो जो जो दे रखा है इसे पुट कर दो। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण दे दूं, मैं यहाँ पर माध्य का ले लेती हूँ 3 है, ठीक है, और जो माध्य है वो ले लेती हूँ मैं अपना 1, और मैं आपसे कहूँ बहुलक निकालो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर माध्य का की जगह 3 रख दोगे और माध्य की जगह 1 रख दोगे, ठीक है ना। तो 3 3 जो आपके पास 9 हो जाएगा, अब 2 1 जा 2, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, 9 में से 2 गया तो 7। ये सिंपल सा मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है, ऐसा कोई क्वेश्चन आने नहीं वाला है, कहीं आप सोचो ये ऐसा कोई क्वेश्चन आने वाला है, नहीं, मैंने आपको सिर्फ इसमें रखना बताया है कि माध्य का और माध्य अगर आपको दिया जाए तो आप कैसे इनके अंदर रखोगे और बहुलक निकालोगे। तो इन तीनों में से कोई से भी 2 चीज आपको क्वेश्चन में दे सकता है वो, और तीसरी चीज आपसे निकालने के लिए बोल सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अब आती बात यहाँ पर अंतराल की, मैंने अभी आपको बताया था ऐसे होते हैं जो, ठीक है, यदि वर्ग अंतराल सतत ना हो, मतलब एक जैसे ना हो, अलग अलग हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अलग अलग कैसे होगा, जैसे 1 और 10 है, फिर 11 और 20 है, फिर 21 से 30 है, तो आप देख रहे हो 1 से 10, तो यहाँ पर 10 से ना शुरू होकर 11 से शुरू हो रहा है, उसी तरीके से यहाँ 20 से ना शुरू होकर 21 से शुरू हो रहा है, तो आप क्या करो, इनको एक जैसा बना दो, ठीक है। अब वो आप एक जैसा इनको बनाओगे कैसे, वो भी तो देखना पड़ेगा, तो जो निम्न सीमा है ना, उसमें से 0.5 घटा दो, और जो ऊपरी सीमा है उसमें 0.5 जोड़ दो। अब ये निम्न सीमा और ऊपरी सीमा क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा ये हटा देती हूँ, ये जितनी भी चीजें आज की वर्कशीट में आपको दी है ना, ये आगे जो वर्कशीट्स आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड उसमें बहुत काम आने वाली है, ये सारे फॉर्मूले, ये सब आपको पता होना चाहिए, निम्न सीमा ऊपरी सीमा क्या है, ठीक है, वर्ग माप क्या है। तो चलो देखते हैं, ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ 1 से 10, 11 से 20 और 21 से 30। तो जो ये 1 है और जो ये 10 है, इनमें से कोई एक जो है वो मेरा निम्न सीमा है, जो कि ये है, ठीक है। तो फिर ये जो बचा ये मेरे पास, ये तो पता ही चल रहा है ऊपरी सीमा होगा ये, ठीक है। अब आप क्या करो, इस अंतराल को सही करने के लिए, ठीक है, आप इसमें से 0.5 घटा दो, तो 1 में से 0.5 घटाओगे तो 0.5 आ जाएगा, और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ दो, तो 10 में जोड़ोगे तो 10.50 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये निम्न सीमा है, इसमें से 0.5 घटाओगे तो आ जाएगा 10.50, और इसमें 0.5 जोड़ोगे तो आ जाएगा 20.50, ठीक है ना। उसी तरीके से अब ये निम्न सीमा है, इसमें से 0.5 घटाओगे तो 20.50, और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ोगे तो 30.50। तो अब आप देखो बन गया, ये अंतराल आ गया वही वाला 20.5 20.5।
तो ये उसके लिए है जब आपके जो अंतराल है वो एक जैसे ना हो, ठीक है। तो उन्हें सतत अंतराल बनाने के लिए हम ऐसे करते हैं। पता चल गया आपको अब निम्न सीमा क्या है, ऊपरी सीमा क्या है, तो आप इसको याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है xi की, जिसमें लिखा हुआ है मध्यमान। अब ये क्या होता है, मध्यमान वर्ग चिन्ह, इनके बीच का अगर मैं मान निकालूं तो, ठीक है। जैसे अब मैं इसके बीच का निकालती हूँ, क्योंकि वो पॉइंट में है तो फिर आपको उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसको हटा देते हैं हम यहाँ पर। तो देखो, अब जैसे मैंने ये वाला अंतराल ले लिया अपना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वो कैसे मैं यहाँ पर निकालने वाली हूँ, ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा को जोड़ दो, इसका मतलब 0 + 10। ये मेरा निम्न था और ये मेरा ऊपरी था, दोनों को जोड़ दिया और डिवाइड कर दो 2 से, तो 10/2, इसका मतलब 5। तो इसका मध्यमान मतलब इसके बीच का जो वैल्यू है वो कितनी है, 5। उसी तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हो, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, तो 30 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका 15 आ जाएगा। तो इसके बीच का मान आ गया आपके पास 15। तो मध्यमान xi निकालने का ये सूत्र होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये सारी चीजें जब आप करते रहोगे ना क्वेश्चंस में, तो आपको खुद से याद हो जाएगी, बस सूत्र आपको पता होना चाहिए, तो आप खुद उसको अच्छे से अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं h। अब ये h क्या होता है, तो h का मतलब है वर्ग माप, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा दो। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है, उसको हम h बोलते हैं वैसे। तो 10 में से 0 को आप अगर माइनस करोगे तो 10 ही आएगा, 20 में से 10 को माइनस करोगे तो 10 आएगा, 30 में से 20 को माइनस करोगे तो भी 10 आएगा। तो वर्ग माप जो है वो बराबर होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि ये जो अंतराल है आपकी, ये क्या है, सतत अंतराल है। तो इनका जो h है, वर्ग माप है, वो तो बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मैंने बराबर वाली ले रखी है, तो मेरा जो h आ गया वो कितना आ गया, 10 आ गया सब में। तो उसका h निकालने का क्या सूत्र है, ऊपरी सीमा में से, जो ये है ऊपरी सीमा, इसमें से निम्न सीमा को घटा दो, ठीक है। अब बात आती है परिसर की। तो परिसर क्या होता है, सबसे बड़े आंकड़े में से, अधिकतम आंकड़े में से न्यूनतम आंकड़ा, सबसे छोटा आंकड़ा घटा दो। जैसे अगर मैं कुछ आंकड़े यहाँ पर लेती हूँ, जैसे मैंने लिया 10, 30, 90 और 70, तो सबसे बड़ा आंकड़ा मेरे पास है 90 और सबसे छोटा आंकड़ा है मेरे पास 10, तो आप घटा दो 80, ये आपका आ गया परिसर, ठीक है। तो परिसर का सूत्र क्या है, अधिकतम आंकड़े में से न्यूनतम आंकड़े को आपको घटा देना है, ठीक है। अब आता है यहाँ पर मध्य का वर्ग, वह अंतराल जिसकी संचय बराबरता n/2 से बड़ी या लगभग आसपास हो। तो ये मैं आपको अभी नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। बहुलक वर्ग भी है यहाँ पर, ये नहीं बताऊंगी, ये जब क्वेश्चंस आएंगे ना मैं आपको उसी में ही बताऊंगी, क्योंकि अभी आपको ये n/2 या फिर ये जो समेशन, इसको समेशन बोलते हैं, मतलब सबका इकट्ठा करना। जब पूरी जो fi होती है हमारे पास, हम उसको जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है वो, ठीक है। तो ये जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तब हम इन सूत्र को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी मैं आपको ना इनको याद करने के लिए बोलूंगी, ठीक है ना, इन वाले सूत्र को, ये लेकिन ये वाले तो आपको अभी याद करने हैं, क्योंकि मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। और ये तो है ही इंपॉर्टेंट, ये तो करना ही करना है। तो जो ये वाले सूत्र हैं जिससे माध्य माध्यिका या बहुलक निकलेगा, ये जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तब हम इनको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप देखना आपको जो सूत्र है याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही याद हो जाएंगे ये, ठीक है ना। चलिए अब आज की वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस देख ले, बहुत आसान से क्वेश्चंस है। अगर अब आपको पीछे वाला सारा समझ आया होगा, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से भी दे सकते हो। देखो वर्ग चिन्ह क्या था, तो किसका आधा था भाई वो, तो वो आधा था किसका, ऊपरी वर्ग सीमा का, ठीक है। और किसका था, निम्न वर्ग सीमा का, ठीक है ना। तो आप इन क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश कीजिएगा पहले, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कितनों के सही है। दूसरा देखते हैं, कह रहा है दिए गए आंकड़ों को, ये आंकड़े दे रखे हैं, का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर तो अभी हमने किया है, बिल्कुल लास्ट वाला हमने परिसर ही किया है। तो वो क्या था, पहले हम सूत्र लिखते हैं यहाँ पर, अधिकतम आंकड़ा, है ना, उसमें से माइनस करना था हमको, क्या माइनस करना था, न्यूनतम आंकड़ा, ये करना था। तो देखो आप जल्दी से देखो, इसमें सबसे बड़ा कौन सी संख्या है, तो सबसे बड़ा आपको 255 दिख रहा होगा, और सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी दिख रही है इसके अंदर, तो देख लेते हैं वो कौन सी है, वो है 103।
बस माइनस कर दो आप, 152 दिया, आपका परिसर आ गया। ठीक है, थर्ड वाला है केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों के बीच अनुभवजनीय मतलब इंपेरिकल संबंध क्या है। तो अभी हमने एक सूत्र किया था जिसमें मैंने स्टार भी बनाया था कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या था, तो वो यहाँ लिखते हैं, चलो एक मिनट, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो बहुलक किसके बराबर था, बहुलक 3 माध्य का। ठीक है, उसमें से क्या करना था, माइनस करना था 2 माध्य को, है ना। तो 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, तो ये था वो संबंध। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को डैश कहते हैं। तो उन दोनों के अंतर को क्या बोलते थे, तो अगर हम पीछे देखें तो हमने अभी ये किया है कि जो ऊपरी सीमा है और जो निम्न सीमा है उनके अंतर को क्या बोलते हैं, एच मतलब वर्ग माप। तो चलिए वो भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ग माप बोलते हैं। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न देखते हैं, लास्ट है हमारा ये, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये 5 अभाज्य संख्याएं आपको पता होनी चाहिए, फिर आप तभी तो आप उसका माध्य निकाल पाओगे। तो देखें कैसे निकालेंगे, तो चलिए पहले हम वो संख्याएं लिख लेते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, ठीक है, तो कौन कौन सी होगी। तो कई बच्चे हैं जो सोच रहे होंगे कि 1 2 3, तो देखो 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होता, वो सिर्फ एक विषम संख्या है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में 1 होगा और कई बच्चे इसे पेपर में लिख भी देते हैं 1। तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि 1 कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होता, वो 2 से शुरू होती है। तो 2 3, ठीक है, और कौन सी होगी 5 7 और 11। आपको पता है ना अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, वो संख्याएं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आती है या फिर 1 की टेबल में आती है और किसी टेबल में नहीं आती। जैसे मैंने यहाँ लिख दिए 2 3 5 7 11, 4 2 की टेबल में भी आता है और अपनी टेबल में भी आता है, इसलिए वो अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या मैंने 5 बोली गई थी, तो मैंने स्टार्टिंग की 5 लिख दिया यहाँ पर। अब मुझे इसका क्या निकालना है, माध्य। तो बस अब मैं इसको निकाल सकती हूँ, इन सबको आप जोड़ लो। ठीक है, और टोटल कितनी संख्या है ये 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। तो जब आप इन सबको जोड़ोगे तो 28 आएगा, डिवाइडेड बाय 5। तो पॉइंट में निकालोगे तो 5.6 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका माध्य आ गया 5.6। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो जो जो सूत्र आपको बोले गए हैं आज की वर्कशीट में याद करने के लिए, आप उन्हें अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट वर्कशीट में ये लगेंगे तो आपको दिक्कत होगी अगर आप याद नहीं करोगे तो अच्छे से याद कर लेना। ये वाले जो सूत्र है हम नेक्स्ट वर्कशीट में जब क्वेश्चन आएंगे ना तब करेंगे, तभी समझ लीजिए। ठीक है, तो वर्कशीट हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर जो 62 है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।